आप लोगों को आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। सो एक्सेप्टेबिलिटी जो रिस्क की है वो, अच्छा ये क्यों जरूरी होती है? ये जरूरी इसलिए होती है कि आप हर रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि यू आर मेंटली अलाउइंग योर सेल्फ, योर टीम, योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपके पास अगर वो वाला रिस्क अकर करेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उसका जो नुकसान है वो आप उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर वो नुकसान आपकी एक्सपेक्टेशन से उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है उसके आने की, तो ऐसी सूरत के अंदर आप उस नुकसान को कौन बेयर करेगा? छोटा प्रोजेक्ट है, छोटे मामलात हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर अगर इस किस्म का कोई रिस्क आ जाता है तो आप शायद गवारा कर भी जाएं, चलो कोई बात नहीं है, हो गया। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई मल्टी मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि मिशन क्रिटिकल है, टाइम बेस्ड होना चाहिए, आपने वो प्रोजेक्ट जो है एक सर्टेन टाइम तक डिलीवर करना है बिकॉज उसकी कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आप किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या मार्क कर लेते हैं कि जी ये मैं रिस्क आएगा तो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, ऐसी सूरत के अंदर चांसेस होते हैं कि आप कोई गलत फैसला कर लें। तो आपको अपने स्टेक होल्डर्स को ये चीज प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी पड़ती है कि जी मैं किन रिस्क को एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ और किन रिस्क को जो है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस इज हाउ इट इज। तो आपने रिस्क एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत सोच समझ के देखभाल के करनी जाती है, ठीक है? रिस्क एक्सेप्टेंस और रिस्क अवॉइडेंस का एक डिफरेंस हमने बात की थी कि जो है ना, अवॉइडेंस जो है ना वो हम एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा, और जब आप एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू बी एक्सपोज्ड। जो भी रिस्क आ रहे होंगे हम उसको देख रहे होंगे, ठीक है? वंस अगेन सेम जो टेबल है जो पहले भी देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ वर्डिंग में आपको चेंज नजर आ रहा है, लेकिन ये है वही चीज, लाइकलीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है और इम्पैक्ट क्या है। आप उसकी बेसिस पे रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि कौन से रिस्क ऐसे हैं जिनको आप जो है ना कम नोटिस करेंगे और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जिन पे नजर रखनी पड़ेगी कहीं कि ऐसा कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। तो आपने उस चीजों को अपने सिचुएशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोजेक्ट, अपनी टीम के हिसाब से लेके चलना। रिस्क कंट्रोलिंग के 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है? आप एक तो चीज आपने इलिमिनेट कर दी है वो सारे एस्पेक्ट्स जो कि आपको रिस्क आ सकता है, ठीक है? हम आजकल जिस एनवायरनमेंट में हैं वहां पे कोविड के मामला बहुत ज्यादा इन है। आपने क्या किया? आपने ये इंश्योर किया कि जी बिल्डिंग के अंदर या आपके ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर कोई भी हो सकता अनटिल उसने मास्क पहना हुआ हो। जब वो एंटर होने लगता है तो जो सिक्योरिटी के ऊपर या रिसेप्शन के ऊपर पर्सन मौजूद होता है वो उसका टेम्परेचर चेक करता है कि आया उसे कोई बुखार या इस तरह ये चीज तो नहीं है, ठीक है? ये दूसरा रिस्क कवर किया। फिर आपने ये इंश्योर किया कि जी वो अपने हाथों को सैनिटाइज करे। बाज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्होंने हर स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स अवेलेबल किए होते हैं, बाज जगह कॉमन प्लेसेस के ऊपर सैनिटाइजर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ जगहों पे आप जब एंटर हो रहे होते हैं जी आप पे मुख्तलिफ डेटॉल के या इस तरह की चीजों के स्प्रे किए जा रहे होते हैं। स्कूल्स के अंदर जो मामला होते हैं, तो आप कर ही क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि उन तमाम रिस्क की इलिमिनेशन कर रहे हैं। मास्क पहन लेना इलिमिनेशन है उस रिस्क के स्प्रेड को बचाने के लिए, ठीक है? उसके बाद आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन इज अ सेकंड मेजर कंट्रोलिंग मेथड जिसके अंदर आप इंश्योर करते हैं कि जो आप मेजर्स लिए हैं वो किस तरह से कंट्रोल किए जा रहे हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी उसके अंदर, यानी कि आपने बोला कि भाई कोरोना के मामला चल रहे हैं ना, तो यार वर्किंग फ्रॉम होम कर लो, ठीक है? वर्किंग फ्रॉम होम कर लो, घर से काम करो, ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं, ना तुम्हें लगेगा ना हमें लगेगा, ठीक है? फिर कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है कि आप कुछ जैसे आपकी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी आप लोग काम करते हैं, आपके पास सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये क्या होता है कि जी आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्ज आती है या आपके पास कोई शॉर्ट सर्किट का एलिमेंट होता है तो जी ब्रेकर शट ऑफ हो जाता है, ठीक है? ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कहलाते हैं, ठीक है? इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जो है ये सब चीजें ना एलिमिनेशन का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में क्या आ जाता है कि आप किसी पर्सन को या किसी टीम को
डेडिकेट कर देते हैं कि ये काम करना है या नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस या आपके घर या आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। उस सिक्योरिटी के साथ साथ वहां पे आने जाने वालों को मैनेज भी कर रहा होता है। जब भी कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको गेस्ट कार्ड होना चाहिए, वो अंदर से फोन करके पता करता है कि आया हम इस ये साहब अलाउड है कि नहीं है, किनसे मिलने आए हैं, वो साहब खुद मौजूद है कि नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अजनबी बंदा ऑफिस में या घर में आ जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहा जाता है। वो ये चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीजें रिस्क की अवॉइडेंस या एलिमिनेशन की तरफ जा रही होती है। फिर कुछ चीजें आ जाती हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन होती हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन क्या होती है कि जी आपने मास्क तो लगाया हुआ है, किसी के कहने पे हैंड सैनिटाइज भी कर रहे थे, लेकिन वो जो 20 सेकंड वाला जो हाथ धोने वाला एक मशवरा था, वो दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन। आप अपने घर वापस आते हैं, घर वालों से सलाम दुआ करने के बाद एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में या मिलने मिलाने हाथ जुड़ने से पहले आपने क्या किया कि आपने घर जाके अपने जो बाहर के कपड़े थे या जो शूज थे वो आपने किसी सेपरेट जगह पे अलग से रख दिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो महफूज हैं लेकिन कहीं आप वो वायरस जो है आपके कपड़ों में आपके घर तक तो नहीं आ गया। तो आप क्या करते हैं, उन चीजों को अवॉइड करते हैं। दैट्स पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद अगर आप अपने दरवाजे लॉक कर लेते हैं, दैट्स पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है, आप अपने जो कीमती मामलात होते हैं, चीजें होती हैं, वॉलेट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स, इस तरह की चीजें हैं, आप उनको थोड़ा सेफ गार्ड करके चल रहे होते हैं। अमूमन जिन जगहों पे आपको लगता है कि यार ये जगह अनसेफ है या इस तरह की चीजें, आप वहां जाने से अवॉइड करते हैं। दैट्स पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है, दैट ये तमाम चीजें होती हैं जो कि आप डिफरेंट रिस्क को असेस करने के बाद कंट्रोलिंग मेजर्स ले रहे होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप वो लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये हमारा प्रोजेक्ट था। आई थिंक उस पर हमारी बहुत डिटेल से डिस्कशन हो चुकी थी। आप लोगों के लिए एक सवाल जो प्रोजेक्ट जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, दैट विल बी रिम प्लान के ऊपर एक सवाल होगा ही होगा, तो उसको आप जरूर डिटेल से देख लीजिएगा। रिम प्लान के अंदर बेसिकली हमने जो बात की थी वो ये थी कि इट्स अ प्लान जिसके अंदर आप रिस्क, उसके आइडेंटिफिकेशन के तरीके, उसकी मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को आप डिटेल से देख रहे होते हैं। हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस भी किया था। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कोर्स। अब मुझे ये बताइए कि कोई कंफ्यूजन या कुछ सवाल है तो वी कैन टेक इट फर्दर। नो सर। ठीक है, सर आप जी बताएं। सर वो आपने जो असाइनमेंट दिया था रेम इसके ऊपर सर्चिंग करते हुए जो है मैंने एक यूज केस इसमें निकाला था कि जब रिसोर्स हायरिंग होती है, यानी कि जब किसी डेवलपर्स को या फिर किसी एम्प्लॉय को हायरिंग करते हैं, एट दैट टाइम जो है एक वहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर होता है। बिल्कुल तो होता है। वो इसलिए कि अगर हम डोमेन से रिलेटेड जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से हटके, अगर बेशक वो डेवलपर वही है जो हमारी नीड है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग उस डोमेन से रिलेटेड नहीं है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो कुछ अरसे के बाद जो है लेट आइडेंटिफाई होता है, जिससे काफी हद तक जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज भी आ जाते हैं और इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, बट ये एट द एंड जाके थोड़ा सा पता लगता है। तो सर ये रिसोर्स साइड पे आएगा रिस्क, रिसोर्स एचआर की साइड पे आएगा, ये आइडेंटिफाई करनी। देखिए ये बिल्कुल एचआर की साइड के ऊपर रिस्क आएगा, हर उस बंदे की साइड पे रिस्क आएगा जिसने उस बंदे की सिलेक्शन के अंदर काम किया होगा। मिसाल के तौर पर अगर एचआर ने उसकी इवैल्यूएशन में काम किया है तो ये एचआर के पास है। अगर ये जो इंटरव्यू बंदे का हुआ है या इवैल्यूएशन हुई है उसमें कोई टेक्निकल टीम मेंबर भी इन्वॉल्व था तो ये रिस्क उसके पास भी गिर जाता है। ठीक है ना, ये कि उसने उस चीज को क्यों मॉनिटर नहीं किया, क्यों चेक नहीं किया। आफ्टर ऑल देखें, इंटरव्यूज में या जो एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन होती है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप जो है अपने आप को उन तमाम चीजों से, तमाम रिस्क को कवर कर रहे होते हैं। आप अगर इंटरव्यू लेते हैं किसी का तो आप ये चीज चेक करते हैं कि अच्छा यार ये एक्स बंदा है, ये हमारे पास अगर हमारी टीम में ज्वाइन करेगा तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में इसको पता होना चाहिए या इस पर काम किया हुआ हो या इसको एक्सपोजर हो, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो है अपना ये हायरिंग। आय तो हायरिंग जो है ना वो नुकसान ना हो हमें दे आगे जाकर।
क्योंकि आपने अगर एक जी बंदे सर। को कर लिया और ऑनबोर्ड करने के 2 महीने बाद आपको खबर मिलती है कि यार ये हमसे गलती हो गई, तो आप उस बंदे को फायरिंग तो नहीं कर सकते ना। सही जी है, सर उसका ऐसे ही। उसका प्रोबेशन चल रहा है, आप 1 डे नोटिस पे वो भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी पॉलिसी क्या है। ठीक है, लेकिन स्टिल आपने एक बंदे को उसकी पुरानी नौकरी से रिजाइन करवाया, और रिजाइन करवाने के बाद आपने अपनी कंपनी में नौकरी दी, और नौकरी देने के बाद 2 महीने बाद बोले यार सॉरी हमसे गलती हो गई यार, आप सही नहीं है हमारे लिए, हमको किसी और को हायर करना चाहिए था। तो भाई वो तो उसकी जिंदगी में तो आपने नुकसान डाल दिया ना बहुत सारा, कंपनी तो कहीं नहीं जा रही, यस सर। वो यस बंदे सर को ऐसे ही है। नुकसान। ठीक है, तो जी रिस्क सर। उस तरह से कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक सर इसमें एग्जांपल एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा हाँ तो बताएं। हेलो। जी जी कहिए। सर इसमें नॉर्मली हमारे पास जो रिक्रूटमेंट या जो न्यू हायरिंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास जो एचआर से रिलेटेड इंटरव्यूज के अलावा हमारे पास टेक्निकल इंटरव्यूज ऑलरेडी हो रहे होते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से ये चीज़ इवेलुएट और वो मतलब ये रिस्क वहीं पे कवर हो जाता है कि वो कंपैटिबल है भी या हमारे साथ या नहीं, वो जो भी हमारे पास रिसोर्स आई है, बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से ये वहीं पे कवर हो बिल्कुल जाता है। आप सही कह रहे हैं सिराज भाई, अमूमन सब जगह होता भी इस तरह से ही है कि एचआर के इंटरव्यू के अलावा टेक्निकल इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं। लेकिन 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 इन सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद, और दुनिया के हर हिस्से में हर जॉब के अंदर, चाहे वो मेडिकल की लाइन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फाइनेंस हो या बिजनेस हो, सेल्स हो, इसके अंदर आपके पास बैड हायरिंग के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, आप उन तमाम चीजों के बाद आप कहते हैं अच्छा ठीक है कोई गलत बंदा आ गया तो हम उसको एक्सेप्टेबल रिस्क के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि आपने हर तरीके से कोशिश की, आपने उसको एप्टीट्यूड टेस्ट से भी गुजारा, फिर आपने उसके साथ 2 एचआर के इंटरव्यू भी कर डाले कि जी एक इनिशियल स्क्रीनिंग हुई, फिर एचआर का डिटेल इंटरव्यू अलग से हुआ, फिर आपने बोला कि अच्छा जी इसको हम टेक्निकल इंटरव्यू से भी गुजारेंगे, तो टीम लीड ने भी इंटरव्यू ले लिया, डिपार्टमेंट हेड ने भी इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद फिर उसकी कोई फाइनल आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट भी कर डाली। इन सारी चीजों के बाद भी अगर कोई बंदा गलत आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों के बाद कोई गलत बंदा नहीं आ सकता, लेकिन क्या हुआ, आपने इन एक्टिविटीज को बीच में ऐड करने की वजह से क्या किया, आपने उस गलत बंदे को ऑनबोर्ड होने से का जो रिस्क है उसको बचा लिया। ठीक है, तो ये एक पर्पस होता है। लेकिन इसके अंदर आप रिस्क की एक्सेप्टेंस भी रखते हैं कि अच्छा भाई ठीक है कोई गलत बंदा आ गया तो हम क्या करेंगे। फिर अमूमन क्या होता है कि अगर वो बंदा, आप फिर ये देखते हैं कि ऐसा उसकी पर्सनैलिटी का या डिसिप्लिनरी इश्यूज नहीं है, तो फिर आप कोशिश करते हैं या मैनेजमेंट जो होती है वो कोशिश करती है कि इसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स पे से गुजारो। अच्छा यार ये इस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं है तो इसको किसी और प्रोजेक्ट में मूव कर दो, इसको इस टेक्नोलॉजी में इसका हाथ साफ नहीं है तो किसी और टेक्नोलॉजी में उसको मूव कर दो। तो आप बेसिकली उस एक्सेप्टेबल रिस्क की कवरिंग या कंट्रोलिंग की मेथड्स की तरफ चले जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है वो यहाँ फिट नहीं हो रहा है, यहाँ कर दो, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ फिट कर दो। उसके बावजूद भी नहीं होता, फिर आप उसको कोई वार्निंग या इस तरह की चीजें देके उसको रिलीज करते हैं। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये सिचुएशन, ये सिनेरियो डिस्कस करने का रीजन एक ये भी था कि ये एक रियल लाइफ एक सिनेरियो है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 वीक के अंदर एयरलिफ्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्होंने शिफ्ट किया था फूड पांडा के अंदर। तो अब वो जो व्हीकल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड थे, पूरा का पूरा उनको नॉलेज थी, डोमेन थी। और जब वो फूड पांडा के अंदर शिफ्ट हुए तो उनको 2-4 इश्यूज आने की वजह से दोबारा उन्होंने स्विच करके एयरलिफ्ट में ही चले गए वो। तो एक रीज़न उनका ये था कि उनको चीज़ की डोमेन, वो समझ रहे थे शायद ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या इस तरह की कोई सर्विसिंग जो प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन होगी, बट वो बेसिकली उन्होंने कुछ पैकेजेस थे फूड पांडा से रिलेटेड, कुछ सिचुएशन चल रही थी, तो वो एक अलग सिनेरियो था। तो ये हमारी डिस्कशन हो रही थी उस टाइम पे, तो ये मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो ये डिस्कस करने का रीज़न ये था, क्योंकि उन्होंने जॉब की डेजिग्नेशन देख के उनको हायर कर लिया था। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद इंटरव्यू भी इस सिनेरियो पे नहीं हुआ था, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी पोस्ट और जो एक ब्रांड लगा हुआ था उसको देख के हायरिंग हुई, फिर दोबारा शफलिंग हो गई। तो वो इसकी वजह से मैं ये एक रिस्क फैक्टर। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, हम लोगों ने बेसिकली एक डायरेक्टर लेवल पोजीशन को हमने ऑनबोर्ड किया। वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक बहुत सीनियर पोजीशन के ऊपर सिमिलर काम कर रहे थे। अच्छा हमने उनको ऑनबोर्ड किया, मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए, बहुत सारे लेवल्स पे उनकी इंगेजमेंट कराई, वेरिफिकेशन करवाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। वो लाहौर में होते थे, हमने उनको इनफैक्ट कराची माइग्रेट करवाया। आने के बाद हुआ ये कि जी
उनको हमारा एनवायरनमेंट समझ में नहीं आया, हमें वो समझ में नहीं आया, ठीक है। और जी उन्होंने सर। 2 महीने से जब उनका प्रोबेशन खत्म हो रहा था, तो प्रोबेशन खत्म होने से पहले ही डिसाइडेड कि नहीं जी, उनसे भी गलती हो गई और हमने भी माना कि भाई हमसे गलती हो गई, आपको हायर कर लिया, एंड ही वेंट बैक टू लाहौर। लेकिन ये रिसोर्सेज जो थी, ये रिसोर्स बहुत हैवी रिसोर्स थी, ये 6-7 लाख रुपए सैलरी वाले लोग थे, जिनकी सैलरी भी दुबई में क्रेडिट हो रही थी और सारे मामला थे। तो उसके बाद उसकी वजह से अगर 2 महीने की बात हुई तो आपने तकरीबन 14-15 लाख रुपए का नुकसान तो कर लिया कंपनी ने, जी सर, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना। ही है। इस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ चीजें एक्सेप्टेबल रेंज में रखनी पड़ रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये सिनेरियो जो है ये अगर कभी भी कहीं भी हो सकता है। हम एक और मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि जी एक साहब थे जिनको हम ऑन बोर्ड कर रहे थे फॉर अ पोजीशन ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या जो सीनियर नेटवर्क मैनेजर टाइप की पोजीशन थी। वहां पे हमने उनको एवेलुएट किया, हमें पता चला कि जी उन्होंने दुबई में काम किया है, कंपनीज का हमने वेरिफाइज वगैरह जो है ना चेक किया, तो कंपनीज उनमें से 3 कंपनीज में से एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, बाकी 2 कंपनीज एक्चुअली बंद हो गई थी। सारी चीजें हुई, पता किया। फिर हुआ ये कि हमने उनको तकरीबन ऑफर प्लेस करने वाले थे, ठीक है, यानी कि आज मैं उनसे फाइनल इंटरव्यू कर रहा हूँ, और बातों बातों में जो है ना, अच्छा एचआर के जो लोग होते हैं, जब अपनी बात करूं, मैं भी एचआर फंक्शंस को हेड करता हूं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना लोगों के साथ बहुत पर्सनल लेवल के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ। उसका मकसद ये नहीं होता कि जो है ना मैं उनसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ या ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। उसका मकसद ये भी होता है कि मैं उनको चेक करना चाह रहा हूँ कि आया कहीं ये रिस्क तो नहीं कर रहा। उनकी जी सर। बातों से ये फील हुआ कि जी उन्होंने वो जो 2 कंपनीज बंद हो गई हैं उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां पे काम नहीं किया, ठीक है। और इस दौरान वो कहीं और जॉब कर रहे थे। मैंने अपनी जो ऑफर थी वो किसी वजह से उस वक्त होल्ड कर ली कि मेरी ऑफर पे साइन नहीं हुए हुए हैं, तो सीईओ अवेलेबल नहीं थे, तो अब मैं जब सीईओ साइन कर देगा तो आपको दोबारा कॉल कर लूंगा। और कॉल करने के बाद फिर मैंने उनकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की, दोबारा से चेक किया, आसपास के जो दूसरे रेफरेंसेस थे, जो कंपनीज बंद हो गई थी उनके एक्स एम्प्लॉयज को निकाला लिंक्डइन के ऊपर। 1-1.5 हफ्ता लगा के मैंने पता किया, तो पता चला कि जी ये साहब कभी दुबई गए नहीं थे, जहाँ का वो 15 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे थे। तो बाज लोग फेक भी करते हैं। जो एक्सेप्टेबल रिस्क वाला एलिमेंट है ना, इसमें आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाज दफा रिस्क इस लेवल का भी आ जाता है कि लोग फेक करके उस एक्सेप्टेबल रिस्क के अंदर ऐड हो जाते हैं। आपने तो एक्सेप्टेबल रिस्क ले लिया ना कि हाँ यार बंदे का एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, वाली सारी चीजें, लेकिन जिसकी बेसिस पे उस बंदे को जॉब मिल रही थी उसने वो एक्सपीरियंस ही टोटली फेक किया हुआ था। इसीलिए कंपनीज जो है, आप अगर नोट करें तो कुछ कंपनीज के अंदर ये होता है कि वो रेफरेंस चेक करवाती है, उनकी एजुकेशन डिग्रीज जो होती है ना उनको वेरीफाई करवाया जाता है, उनके बैकग्राउंड चेक्स करवाए जाते हैं, ये चेक करवाया जाता है कि जी कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में तो कभी नाम नहीं आया हुआ। अमूमन जो कंपनीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में होती हैं वहाँ पे जो सीनियर फाइनेंस के लोग होते हैं उनके इस तरह के बैकग्राउंड चेक्स होते हैं कि उनकी एजुकेशन डिग्रियां जाली तो नहीं है जो कि निकलती हैं, उनके ऊपर कोई स्टेट बैंक की तरफ से या एससीसीबी की तरफ से कोई केस या नैब की तरफ से कोई केस तो नहीं ऐड हुआ हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो चेक की जाती हैं इन्हीं रिस्क को मद्देनजर रखते हुए कि लोग एक्सेप्टेबल रिस्क का जो फैक्टर है उसको एक्सप्लॉइट करके फायदा ना उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर थिंग जो यू वुड लाइक टू डिस्कस टुडे? सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम ये देखते हैं एम्प्लॉयज के नाम के साथ जो है वो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज का टैग लगा हुआ होता है तो हम उनसे भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं और उनको मतलब कोशिश करते हैं कि वो लोग हमारे साथ इंडल्ज हो जाए, हमारे साथ जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। बट होता ऐसा है कि उनकी जो स्किल्स होते हैं वो इतने हाई नहीं होते, तो ये भी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। बिल्कुल सही है। और आपको मैं रिफत एक चीज ये बताऊं कि अमूमन
जो कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे सेल्स के लोग आ जाते हैं ना, सेल्स के लोगों के साथ ये एलिमेंट बहुत बड़ा होता है कि आपने कितने बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, ठीक है। एक बंदा जो मिसाल के तौर पे किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ सेल्स की मद में एसोसिएटेड था, लेकिन उसने कोई बहुत ज्यादा सेल्स नहीं की वहां पर। ऑन द कॉन्ट्ररी कोई दूसरा शख्स जो सेल्स में ही इन्वॉल्व है, लेकिन किसी छोटे ब्रांड के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसने ज्यादा सेल्स की हुई है, तो वो उसके कंसिडर होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू उस बंदे के जिसके साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए होते हैं। सही है। इसी जी तरह से बिल्कुल। डेवलपमेंट टीम के साथ भी हो जाता है। लेकिन अमूमन जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बड़े बड़े नाम और बड़ी चीज़ों के साथ साथ आप ये भी देख रहे होते हैं कि जी आपने रिसर्च एक्चुअली की किस चीज़ पे थी। आप अताउर रहमान के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ सिर्फ पेपर कंपाइलिंग में काम कर रहे थे या आपने एक्चुअल रिसर्च में काम किया था। तो ये बहुत मैटर करता है। तो ये सारे रिस्क होते हैं जिनको आप बेसिकली कवर करके चल रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सो फार प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, इस जो आपका ये कोर्स है, इस कोर्स की तैयारी के मुतालिक कोई मुश्किलात फील हो रही हैं या आसान है, कर लेंगे? पेपर आपने देखा था कमोबेश वैसे ही पेपर दोबारा से आएगा, हो सकता है एक आध दो सवाल उसमें से मैं रिपीट भी करूं। सर लेंदी था यार 4-6 पेज तुम लोगों ने लिखे हैं 2-2.5 घंटे के अंदर, वो लेंदी था कैसे था? नहीं सर, तो सिनेरियो बेस्ड उसमें जो अपनी तरफ से भी चीजें लिखनी थी। आपने बोला था कि भाई प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, कुछ सिमिलैरिटीज नहीं आनी चाहिए। तो क्लास में हमने डिस्कस किया इसके साथ ही चीजें पेपर में लिखने में, और आपने सिनेरियोज जो दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे, उसके हिसाब से ही चीजों को बिल्कुल डिस्क के हिसाब से देख देख के फाइंड आउट करना पड़ा था। ठीक है। पेपर सही था सर, बट वो कॉपी पेस्ट कर करके चीजें निकाल के रखने में और टाइपिंग करने में इस काम के अंदर ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है एज कम्पेयर टू जो पेपर पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं प्लेजरिज्म को चेक करता हूँ। ठीक है। जी सर। मैं नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड मीडियम भी है वैसे, और नहीं भी होता तब भी मैं नाम ना लेता, लेकिन हमारे दरमियान कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा कॉपी पेस्ट मारा हुआ था। ठीक है। हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पेपर के जवाबात एग्जैक्टली सेम थे, एग्जैक्टली सेम वर्डिंग इस्तेमाल हुई थी, शायद 7 बैठ के पेपर दिए गए थे। ठीक है। तो मैंने मिड टर्म की हद तक जो है ना इस चीज़ को हादसा अवॉइड कर लिया था। ठीक है, क्या चलो ठीक है, इट वाज फर्स्ट टाइम आपके लिए भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम वो ना करें। लेकिन या इसको थोड़ा सा अवॉइड करें आप लोग भी, प्लेजरिज्म ना हो बेहतर है। उसका रीज़न सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, उसका रीज़न मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट आए ना आए वो बहुत बात की बात है। ऑनेस्टली बताऊं, आप तमाम लोग जो है ना अंडर स्क्रूटनी है फ्रॉम हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन, जो हायर एजुकेशन कमीशन जो है आपका, आप लोग वहां से स्क्रूटनाइज होते हैं। वो करते ये हैं कि रैंडमली सब्जेक्ट्स को पिक किया जाता है और उनके जो पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं उनके ऊपर प्लेजरिज्म एचएससी चेक करती है। अगर एचएससी किसी को आइडेंटिफाई करती है तो स्टूडेंट के जो मार्क्स और सारे मामला होते हैं उसमें सस्पेंड होना और सारी चीजें वो एग्जिस्ट करती हैं। यूनिवर्सिटी और टीचर के ऊपर भी मामला आ सकते हैं। ठीक है। तो ये रिस्क मैंने एक्सेप्ट कर लिया मिड टर्म की हद तक, लेकिन फाइनल के अंदर मैं जो है इसको लेके नहीं चलना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ठीक है। मैं तो खैर विजिटिंग में हूँ, तो मुझे मेरा तो कोई यूनिवर्सिटी कुछ नहीं उखाड़ सकती। ठीक है। लेकिन एलिमेंट ये है कि जो है ना आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से इस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्लेजरिज्म वाला जो एलिमेंट है वो आप ना करें, उसको अवॉइड कीजिए हर लिहाज से। कॉपी पेस्ट जो टेक्स्ट है जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की हुई है वहां से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, इंटरनेट से या किसी बुक से कॉपी पेस्ट ना करें। और आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है ना अगर साथ बैठे पेपर दे भी रहे, ऑफ कोर्स मेरे पास कोई जरिया नहीं है चेक करने का,
लेकिन ये कि अगर साथ बैठ के पेपर भी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ चीजों को उस सेम ना हो किसी भी तरीके से, ना ही डायग्राम्स और ना ही पेपर। ठीक है सर लास्ट टाइम पेपर में मेरा पता नहीं उसमें प्लेजरिज्म क्या आया होगा, लेकिन तकरीबन जो है वो 80 to 90% जो है वो खुद टाइप किया हुआ था। तो सर इशू बेसिकली यही था कि वो सब चीज़ें कुछ मतलब है कि थोड़ा पेपर लेंथी था, नेट पे सर्चिंग के हवाले से कुछ इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, और वो सब चीज़ें खुद ही मतलब अपनी रिकॉल करके और उसको लिख रहे थे, तो उस हिसाब से थोड़ा लेंथी था। तो बस सर वो एक यही चीज़ थी, इस एलिमेंट की तरफ से बस थोड़ा सा वो हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये प्लेजरिज्म और इस चीज़ को कंसिडर करें। एक्सेप्टेबल लिमिट जो एचएससी की तरफ से आई हुई है वो है कि जी 15% से लेके 30% तक, 15% से लेके 30% तक अगर किसी चीज के अंदर प्लेजरिज्म है तो वो एक्सेप्टेबल है। बियॉन्ड 30% अगर प्लेजरिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो रिस्क है। और अगर किसी भी पेपर या किसी भी टाइटल के अंदर अगर ये नंबर 75% को टच कर जाता है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज वो पेपर टोटली डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एचएससी कह रही है। आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके सर्च करेंगे तो शायद वहां पे आपको ईमेल भी जाए। ठीक है, जी सर। तो ये चीज थोड़ा सा इस चीज को देखिए बस अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जी कि इस सर। तरह से। ठीक है सर वैसे कोशिश यही करी थी कि 90 to 95% खुद ही लिखें, जो कि सिराज भाई ने बात करी, मैं भी उसी से इत्तेफाक रखूंगा कि हमने खुद ही टाइपिंग करके लिखा था अपना, ज़्यादातर सर्चिंग करी ही जस्ट चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसा सर आपने कहा। पेपर का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, पेपर का किस तरीके से आएगा, क्या होगा? सर मस्जिद को एक कोर्स आप पढ़ा रहे हैं अभी अपकमिंग सेमेस्टर्स में? अभी मैंने कोर्स अभी लिया नहीं है, हो सकता है कि मेरे पास आए, हो सकता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो शायद मेरे पास आए, या यही वाला जो सब्जेक्ट है वो शायद दोबारा से रिपीट हो। कॉस्टिंग पढ़ा लेते हैं आप, कॉस्टिंग इन्होंने ऑफर किया हुआ है। सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग? जी सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग, और सब्जेक्ट भी अच्छा है, टॉपिक में मजा आएगा। यार मैंने उस पे काम किया हुआ है, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उसके, कोकोमो के और डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उसमें मैंने काम किया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मुझसे उन्होंने डिस्कस किया नहीं है। अगर डिस्कस करेंगे तो चलो मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह, या आप लोग कह दीजिएगा तो शायद उसके बाद डिस्कस कर लें। ठीक है, अच्छा ठीक है आपने सर। बात पूछी कि पेपर किस तरह का आएगा। पेपर मेरे भैया बिल्कुल सेम पैटर्न होगा जो आपने मिड टर्म में फॉलो किया था। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ सवाल भी उतने ही होंगे, चेंज होंगे ऑफ कोर्स। और एक सवाल जो है उसके अंदर मैं आपको अभी से बता देता हूँ, वो रिम के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो रिम के ऊपर तो एक सवाल आप समझ लें कि रखा हुआ है। तो इस तरीके से है। बाकी एज फार एज इम्पोर्टेंट समथिंग इज गोज, हमने पढ़ाई बहुत थोड़ा सा है शॉर्ट टाइम के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एडिशनल हमने अगर मिड टर्म के बाद कोई चीज़ पढ़ी है तो लेक्चर 7 पढ़ा है, तो आपको सिर्फ लेक्चर 7 ही एडिशनल पढ़ना है, क्योंकि 7 बाकी इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो तो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं मिड टर्म में, तो उसके लिए इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह सर। ठीक है, इंशाल्लाह सर। अच्छा मीनवाइल मेरा फ़ोन नंबर आप तमाम लोगों के पास है, जितनी स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स की जो टाइटल स्लाइड है उसके ऊपर भी है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से भी शेयर करा देता हूँ। वैसे सर एक बात करनी थी आपसे। ठीक है, ये सर आप वो थैंक यू बोलना था आपको, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक तो लीड किया है सबको, और फिर टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से भी जिसको कोई प्रॉब्लम हो आपने एडजस्ट भी किया। हम लोगों को काफी आसानी भी हुई स्पोर्ट्स के अंदर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए इस लिहाज से भी, और बाकी हमारी प्रॉब्लम के साथ रहते हुए हमने स्पोर्ट्स को करा भी कवर अप, क्योंकि एक तो एग्जैक्टली ये सर, बिल्कुल। स्टार्ट। सर मजा थैंक यू आया सो आपके मच साथ पढ़ना। थैंक यू सर। आप लोगों का कि आपने बेसिकली इसको इस तरह से कवर करवा लिया, बिकॉज बाज़ दफ़ा मेरी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है अगर आप लोग साथ ना दें। तो आप लोगों ने भी इक्वली सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। मैं बीच में कई जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं टाइम पे क्लास में नहीं पहुंच सका हूँ, बिकॉज ये वर्चुअल क्लासेस का जो झगड़ा होता है
फिजिकल क्लासेस में तो आपने एक जगह पहुंचना है ना, आपने भी पहुंचना है, मैंने भी पहुंचना है, दैट इज इजी। लेकिन जब वर्चुअल क्लासेस होती हैं तो आपको कभी आप घर से ले रहे हैं, कभी ऑफिस से ले रहे हैं, कभी चलती गाड़ी में से ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, हर लिहाज से बेयर किया मेरे साथ, सो थैंक यू सो मच टू यू गाइस एक्चुअली। तो अल्लाह करे बाकी मामला भी और अच्छे रहें। अच्छा, ये डिटेल्स नोट कर लीजिए, ये मेरे 2 अदर टेलीफोन नंबर्स हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आप लोग के जितनी भी टाइटल साइट्स हैं उन सब पे ये फर्स्ट पेज पे होता है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप लोग चाहें तो आज अगर कोई सवाल नहीं ख्याल आ रहा, लेकिन आपको अगले आने वाले हफ्ते में पेपर के से पहले कोई क्वेश्चन करना है, कुछ सवाल करना है, तो प्लीज फील फ्री। बस रात के 12 बजे कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मैं नॉर्मली सो जाता हूँ, ठीक है। तो आप वर्किंग आवर्स में अगर मुझे कॉल करके कोई डिस्कशन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, यू आर फ्री। और व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, तो अवेलेबल है, जिस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सर पेपर वाले दिन अवेलेबल होंगे आप आधे घंटे के लिए, ताकि अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ लें। वैसे तो होंगे नहीं, लेकिन अगर हो पेपर के दौरान बात कर रहे हैं जी, क्योंकि अक्सर टीचर जो हैं वो हाफ आवर्स के लिए जैसे कैंपस में होते हैं, ऐसी ऑनलाइन, क्योंकि हमारे दूसरे कोर्सेज में भी टीचर हाफ आवर के लिए अवेलेबल होते हैं जूम के ऊपर। तो अगर किसी ने कोई, मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं आके लिंक अपना शेयर कर लूंगा पेपर से पहले, और उस टाइम के ऊपर आई ट्राई टू बी अवेलेबल उसके, ताकि आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो आप लोग आके वहाँ पे डिस्कस करके पूछ लें, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं ठीक है, है ठीक है। इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें यार। एंड सर प्रोजेक्ट की अगर ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी सुबह तक की। अबे नंबर दे तो दिए मेरे भाई। सर प्रोजेक्ट अभी जो आ रहा है मैंने तो सबमिट कराना है 12 बजे से पहले। अभी वो जाने दो, मैं क्लास पार्टिसिपेशन में डाल दिया, मुझे ईमेल कर देना बस। सर आपको ईमेल भी कर दिया, मुझे ईमेल कर देना, मैंने ऑलरेडी क्लास पार्टिसिपेशन के हिसाब से नंबर्स ऐड कर दिए हैं वहाँ पे। थैंक यू ठीक है सर। सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई और कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, सर कुछ चीज? सर एक चीज, असाइनमेंट टोटल और क्विज टोटल के मार्क्स नहीं लगे हुए, वो टोटल भी होते हैं। आप उसको दोबारा से चेक करें, मैंने वहां से वो डिलीट कर दिए। अच्छा, आपके टोटल मिड टर्म के मार्क्स वहां लगे हुए हैं और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है सर। ठीक है। मैंने बाकी सारी चीजें आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के अंदर मर्ज कर दी हैं, जी सर, ओके ओके, ठीक है। जी सर। चलो, अच्छा थैंक सर, यू इन सो द मच। फ्यूचर अगर कभी हम कहीं फंस रहे हो रिस्क फैक्टर, जैसे हमारी जॉब नेचर अगर डिफाइन करें, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं यार सलमान, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो कोर्स हमारा जो वो बना है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप सब लोग उसमें एसोसिएटेड रहिए। और मैं कोर्स या कोर्स के अलावा भी अवेलेबल हूँ। मैं इसके लिए भी अवेलेबल हूँ जो हमने डिस्कस किया है, चाहे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई मसला हो, जॉब का मसला हो, अल्लाह ना करे आप लोगों को, उस सिलसिले में भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं डिफरेंट फील्ड्स में एंगेज हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, तो एट टाइम्स बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों के लिए कोई ना कोई हेल्प हो सके। कोई जॉब्स वगैरह आती रहती हैं इस तरह की, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अवेलेबल अभी भी और बाद में भी, ठीक है। जज़ाकल्लाह थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, वालेकुम हाफिज। अस्सलाम।